There was a time when Bollywood felt like it belonged to everyone, not just India, and not just South Asia. Whether you grew up in Karachi, Lahore, London, Toronto, or New York, or even Mumbai, Bollywood often felt like a shared cultural experience. People watched these films for the music, the romance, the family drama, the friendships, the humor, the larger than life story. सुना आपने? मोहतरमा ने न जाने किस अजीब से एक्सेंट में पूरे भारतीय सिनेमा को पाकिस्तान का शेयर्ड हेरिटेज घोषित कर दिया है। पाकिस्तान की एक महिला पॉडकास्टर का दर्द छलका है कि आजकल का भारतीय सिनेमा बदल गया है। फिल्में बहुत ज्यादा जिंगोस्टिक यानी उग्र राष्ट्रवादी हो गई हैं। उनका कहना है कि आज का दर्शक उस पुराने बॉलीवुड को मिस कर रहा है जिसमें इंसानियत, तहजीब और एक तरह की साझा विरासत देखने को मिलती थी। अपनी इस बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने 3 इडियट्स, माय नेम इज खान, बागबान, मिस्र का जूता, जापानी पतलून वाले राज कपूर के दौर से लेकर मैं हूं ना और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों का बाकायदा हवाला दिया है। लेकिन यहाँ सबसे ध्यान देने लायक और खतरनाक शब्द जो है वो है साझा विरासत यानी शेयर्ड हेरिटेज। इस एक शब्द की आड़ में ये लोग बहुत समय से सांस्कृतिक चोरी और भू राजनीतिक चालाकी यानी जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान ने भारत की प्राचीन जड़ों पर अपना फर्जी दावा जताना शुरू किया है। वैदिक काल से जुड़े वसंत उत्सव को उन्होंने बसंत मेला कहकर अपना त्योहार बता दिया। प्राचीन भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को सिर्फ इसलिए अपना क्लेम करने लगे क्योंकि वे भौगोलिक रूप से आज उनके नक्शे में आ गए, जबकि उस सभ्यता का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कंटिन्यूटी आज के मॉडर्न भारत में जीवित है। पाकिस्तान भले ही इन ऐतिहासिक विरासतों का ध्यान न रखता हो, वहां की प्राचीन मूर्तियों को मलबे में तब्दील करता हो, पर कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक फायदा उठाने के लिए इन्हें क्लेम करना कभी नहीं भूलता। आप हमारे इन वीडियोस में देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तानियों ने बसंत, शादी, तक्षशिला से लेकर भारतीय विरासत को क्लेम किया है। यहाँ तक कि आज पाकिस्तानी शादियों में जो रस्में जैसे उपटन लगाना, मेहंदी लगाना, संगीत और दुल्हे की बॉलीवुड स्टाइल एंट्री धूमधाम से दिखाई जा रही है, वो पूरी तरह से सनातन हिंदू विवाह रीति रिवाजों की कार्बन कॉपी है, जिसे वे बड़ी बेशर्मी से अपना लोकल कल्चर बता देते हैं। असलियत तो ये है कि साझा विरासत दो देशों के बीच सदियों पुराने रिश्तों, प्राचीन माइग्रेशन और गहरी सिविलाइजेशनल कड़ियों से बनती है। लेकिन सन 1947 में मजहब के नाम पर काटे गए पाकिस्तान की उम्र तो मुश्किल से 80 साल है। उसकी भारत से अलग कोई सिविलाइजेशनल पहचान हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह खुद भारत का ही एक काटा हुआ हिस्सा है। इस पूरी जमीन का इतिहास, दर्शन, वेद, कला और संस्कृति पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ भारत की धरोहर है। जब इतिहास के पन्नों में इनका खुद का कोई पन्ना नहीं मिलता, तो ये भारत के गौरवशाली अतीत को दबोचकर खुद को प्राचीन साबित करने की नाकाम कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं सिनेमा की। आप पूछेंगे कि पाकिस्तान के पास क्या खुद का सिनेमा नहीं है? कहने को तो एक नाम है लॉलीवुड, पर हकीकत यह है कि जब इनका खुद का सिनेमा ग्लोबल लेवल पर कहीं नहीं टिकता, जब इनके पास दुनिया को दिखाने के लिए न कोई ओरिजिनल कहानी है, न कोई बड़ी स्क्रीन प्रेजेंस, तब ये बॉलीवुड को एक सीडी की तरह इस्तेमाल करते हैं। बॉलीवुड इनके लिए ग्लोबल मैप पर खुद को रिलेवेंट बनाए रखने का एक आसान कार्ड बन गया है। उर्दू जबान की समानता का फायदा उठाकर और साउथ एशियन शेयर्ड हेरिटेज का एक फर्जी मुखौटा पहनकर ये पश्चिमी देशों से वैलिडेशन पाना चाहते हैं। लेकिन इनकी सिनेमाई प्रेम का एक बड़ा ही सिलेक्टिव और दोहरा चेहरा है। इन्हें बॉलीवुड की सिर्फ वही फिल्में पसंद आती है जो इनके मजहबी देश के कंफर्ट जोन में बिल्कुल फिट बैठती हैं। यानी या तो खान स्टार्स वाली फिल्में या फिर ऐसी कहानियां जहां भारतीय नेशनल आइडेंटिटी को कमजोर करके रिलीजियस आइडेंटिटी को बड़ा दिखाया गया हो। और कमाल की बात देखिए, वर्षों तक बॉलीवुड ने खुद को उर्दू वर्ड के हवाले करके पाकिस्तान को एक कंफर्ट जोन परोसा भी है, तभी तो आज ये बॉलीवुड पर अपना हक जताने चले आते हैं। देखिए, भारतीय सिनेमा ने 1950, 60 और 70 के दशक में उर्दू की नजाकत और शब्दों का बेहतरीन इस्तेमाल करके एवरग्रीन सिनेमा और संगीत दिया। के आसिफ के मुगले आजम हो या कमाल अमरोही की पाकिज़ा, इसके सबसे बड़े उदाहरण है। इन फिल्मों में उर्दू के बेहतरीन लफ्जों और शायरी को पिरोया गया, लेकिन ये पूरी तरह से भारतीय कलाकारों, संगीतकारों और निर्देशकों की मेहनत थी जिसने इसे क्लासिक बनाया। लेकिन इस पूरे नैरेटिव का सबसे स्याह पहलू यह है कि जब भारत में अमन की आशा का एक तरफा और आत्मघाती तमाशा चल रहा था, हमारे डायरेक्टर्स बड़े दिल का दिखावा करते थे, तब हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, गुलाम अली, फवाद खान, माहिरा खान और आतिफ असलम जैसे पाकिस्तानी कलाकारों को सिर आंखों पर बिठाया। उन्हें करोड़ों रुपए, अवार्ड्स और गजब की पॉपुलैरिटी दी। ये वो नाम थे जो पाकिस्तान में कुछ कोड़ियों की पहचान के लिए तरसते थे, लेकिन मुंबई आकर उन्होंने ऐश की। लेकिन इसके उलट पाकिस्तान ने क्या किया? क्या उन्होंने कभी भारत के दिग्गज सूफी गायकों,
कव्वालों और फनकारों को वही सम्मान का मंच दिया। सच तो यह है कि भारत के वडाली ब्रदर्स, लखबीर सिंह लखा या कव्वाली के बेताज बादशाह अजीज नाजाम या अल्ताफ राजा जैसे बेहतरीन स्वदेशी फनकारों को पाकिस्तान में पूरी तरह से इग्नोर किया गया। भारत के शास्त्रीय गायकों और सूफी संतों की परंपरा से निकले कव्वालों के पास कला का जो समंदर था, उसे पाकिस्तान के स्टेट मशीनरी और आवाम ने कभी वह जगह नहीं दी। उन्होंने भारत के कलाकारों के लिए अपने दरवाजे हमेशा बंद रखे और बदले में भारत को क्या मिला? कारगिल, 26/11 और अनगिनत आतंकी हमले। ये साफ दिखाता है कि उनका मकसद कभी सांस्कृतिक आदान प्रदान था ही नहीं। वे सिर्फ भारत के समृद्ध मंच और पैसे का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि हमारे अपने स्वदेशी फनकार इस सिलेक्टिव अपीजमेंट के कारण अपने ही देश में अनदेखी किए जाते रहे। पाकिस्तान की असलियत तो ये है कि अपने 80 के साल के सफर में यह मुल्क एक भी फिल्म यह सिनेमाई माइलस्टोन नहीं बना सका जिसे दुनिया याद रखे। उर्दू से इनका इश्क सिर्फ नाम का है। सिनेमा इनके यहाँ किसी काम का नहीं रहा। जिस सिनेमा को खुद पाकिस्तान के भीतर कोई वजूद नहीं है, जिसके थिएटर बंद होकर मैरिज हॉल बन गए, जो अपनी ही जमीन पर दम तोड़ चुका है, वो ग्लोबल लेवल पर क्या खाक पहचान बनाएगा? ये उर्दू और साझा विरासत का रोना सिर्फ इसलिए रोते हैं क्योंकि इनके पास अपना दिखाने के लिए जीरो कंट्रीब्यूशन है। दूसरी तरफ भारत में सिनेमा का इतिहास सदियों पुराना है और आजादी के बाद से ही भारतीय सिनेमा ने दुनिया भर में अपनी कलात्मक और कमर्शियल धाक जमाई है। जब दुनिया तकनीक को नहीं जानती थी, तब सत्यजीत रे जैसे महान फिल्मकार ने पाथेर पांचाली जैसी कृति से कान फिल्म फेस्टिवल से लेकर पूरे यूरोप और अमेरिका तक भारतीय सिनेमा का डंका बजाया। राज कपूर की फिल्मों और गानों का क्रेज पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, चीन, जापान और पूरे मिडिल ईस्ट में इस कदर था कि रूसी लोग आज भी आवाराहों गाना गुनगुनाते रहते हैं। कोल्ड वॉर के उस दौर में भी मॉस्को की सड़कों पर रूसी लोग भारतीय गानों पर झूमते थे। राज कपूर जब रूस जाते थे तो उन्हें किसी पासपोर्ट या सरकारी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं पड़ती थी। वहां की आवाम उन्हें पलकों पर उठा लेती थी। भारतीय सिनेमा की ये वो सॉफ्ट पावर थी जिसे बिना किसी राजनीतिक दबाव के दुनिया को जोड़ा। समय बदला और आज के दौर में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर को एक नई ग्लोबल ऊंचाई और रणनीतिक ताकत मिली है। आज जब पीएम मोदी दुनिया के किसी कोने में जाते हैं, चाहे वह अमेरिका का मेडिसन स्क्वायर हो, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी या फिर रूस और मिडिल ईस्ट के देश, वहां का डायस्पोरा और विदेशी नेता भारतीय संस्कृति के रंग में ही रंगे नजर आते हैं। राज कपूर और सत्यजीत रे के उस दौर से शुरू हुई यात्रा आज एसएस राजामौली तक पहुंच चुकी है, जहां बाहुबली और आरआरआर जैसे फिल्मों ने ऑस्कर से लेकर अमेरिका के बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया। भारतीय सिनेमा ने अपनी जड़ों और अपनी ओरिजिनल कहानियों के दम पर यह मुकाम हासिल किया है, किसी की बैसाखी पर नहीं। लेकिन इन पाकिस्तानी पॉडकास्टर्स को आज के इस आत्मनिर्भर बॉलीवुड पर हक नहीं चाहिए। इन्हें हक चाहिए उस रोमानी बॉलीवुड पर जिसमें अमन की आशा के कबूतर उड़ाए जाते थे, जिन फिल्मों में बसों पर भारत और पाकिस्तान का तिरंगा साथ लहराता था और पीछे बैकग्राउंड में फर्जी भाईचारे का म्यूजिक बजता था। बागबान जैसी पारिवारिक फिल्म या 3 इडियट जैसी फिल्में जिसमें रेप जोक्स को नॉर्मलाइज किया गया, वो फिल्में इन्हें कंफर्ट देती हैं, इसीलिए इन्हें तो ये बड़ी आसानी से अपना बता देते हैं। लेकिन मैं हूं ना और बजरंगी भाईजान को बार बार याद करना इनके एजेंडे को पूरी तरह बेनकाब करता है। मैं हूं ना में दिखाए गए प्रोजेक्ट मिलाप के बहाने दोनों देशों के बीच एक ऐसी काल्पनिक और फिल्मी दोस्ती दिखाने की कोशिश की गई जिसका जमीनी हकीकत और सीमा पार से आने वाले आतंकवाद से कोई वास्ता नहीं था। और कमाल देखिए, उसमें विलेन भी एक भारतीय आर्मी ऑफिसर को ही बनाया गया। बजरंगी भाईजान में एक मासूम बच्चे के बहाने भारत की सिक्योरिटी और राज्य व्यवस्था को लाचार दिखाकर सीमा पार के एक आम पाकिस्तानी को जिस तरह मसीहा के रूप में पेश किया गया, वह इनके विक्टिम कार्ड वाले नैरेटिव को बहुत सूट करता है। माय नेम इज खान इनकी लिस्ट में टॉप पर है क्योंकि ये नेशनल आइडेंटिटी पर नहीं बल्कि रिलीजियस आइडेंटिटी पर बनी थी। ग्लोबल टेररिज्म फैलाने के बाद जब दुनिया में सुरक्षा जांच कड़ी हुई तो इस फिल्म के जरिए पाकिस्तान ने वैश्विक मंच पर खुद को एक तरह की क्लीन चिट दे दी कि देयर नेम इज आल्सो खान बट दे आर नॉट टेररिस्ट। ये अलग बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन उन्हीं के मिलिट्री कैंटोनमेंट के बगल में छुपा हुआ मिला। मतलब साफ है, पाकिस्तान को माय नेम इज खान अपनी साझा विरासत इसीलिए लगती है क्योंकि उससे उनके गुनाहों पर पर्दा डल जाता है और उन्हें रेडीमेड क्लीन चिट मिल जाती है। अब आप देखिए, अगर ऐतिहासिक साख की बात करें तो भारतीय सिनेमा के जो बड़े नाम हैं जैसे कपूर खानदान, उनकी जड़ें भले ही पार्टीशन से पहले पेशावर में रही हो, लेकिन पृथ्वीराज कपूर और उनके बेटों ने बंटवारे के वक्त मजहब के आधार पर बने कट्टरपंथी मुल्क को लात मारकर सेक्युलर और डेमोक्रेटिक भारत को चुना। उन्होंने अपनी मेहनत से मुंबई में
बनाकर हिंदी सिनेमा की नींव रखी। इसलिए उनकी और उनके खानदान की लेगेसी को आज के पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस पूरे खेल में भारत के भीतर बैठे कुछ खास चेहरे हमेशा से खाद पानी देने का काम करते आए हैं। स्वरा भास्कर, नसीरुद्दीन शाह, सोनाक्षी सिन्हा जैसे कलाकारों की एक पूरी जमात है जिन्होंने कला और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हमेशा एक तरफा अपीजमेंट की राजनीति को हवा दी है। स्वरा भास्कर का पाकिस्तान प्रेम किसी से छुपा नहीं है। वे खुद लाहौर जा चुकी हैं और भारतीय मीडिया के सामने कैमरे पर बयान दे चुकी हैं कि मैं दुनिया के कई शहरों में घूमी हूं, लेकिन लाहौर जैसा शहर और पाकिस्तानियों जैसा मेहमान नवाज कोई नहीं। मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। हैरानी की बात है कि जब पाकिस्तान से भारत पर आतंकी हमले होते हैं तब इनका ये प्रेम नहीं डगमगाता। ये सीधे तौर पर भारत में बैठकर पाकिस्तान के पक्ष में एक सॉफ्ट नैरेटिव की लॉबिंग करते हैं। यही हाल नसीरुद्दीन शाह का भी रहा। वे कई बार पाकिस्तान के ऑफिशियल दौरों पर गए हैं, वहां के मंचों पर भारत विरोधी बयानों को हवा दी है और यहाँ तक कि जब भारत में आतंकवाद या आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा उठता है तो वे भारत में ही खुद को और अपने बच्चों को असुरक्षित बताने लगते हैं। उनके इन्हीं बयानों का इस्तेमाल पाकिस्तानी मीडिया और वहां की पीआर मशीनरी इंटरनेशनल स्टेज पर भारत को बदनाम करने के लिए धड़ल्ले से यूज करती है। सोनाक्षी सिन्हा जैसी अभिनेत्रियां जब अपनी व्यक्तिगत पसंद और शादियों को लेकर चर्चा में आती हैं तो लिबरल इकोसिस्टम उसे जबरदस्ती एक कल्चरल ब्रिज की तरह पेश करने लगता है। इन कलाकारों ने अपनी फिल्म और बयानों के जरिए सालों से यही दिखाने की कोशिश की है कि समस्या हमारे भारत की सोच और यहाँ के राष्ट्रवाद में है, पाकिस्तान के कट्टरपंथ में नहीं। लेकिन आज जब देश का दर्शक इन चेहरों की असलियत, इनके दौरों के इतिहास और इनके सिलेक्टिव स्टैंड को पहचान चुका है तो इनका ये अपीजमेंट का धंधा भी पूरी तरह ठप हो चुका। जब भारत के आम नागरिक के सब्र का बांध टूटा और इन पाकिस्तानी कलाकारों का मुकम्मल बैन लगा, मुंबई का ग्लैमर और भारत के पैसों पर ऐश करने का ये सिलसिला हमेशा के लिए बंद हो गया तो इनके पेट में मरोड़ उठना लाजमी था। आज जब लॉलीवुड पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है और वहां के कलाकारों के पास कोई काम नहीं बचा, तब इन्हें अचानक पुराना बॉलीवुड और शेयर्ड हेरिटेज की याद आने लगी है। ये कोई सिनेमाई प्रेम नहीं है बल्कि भारत के विशाल बाजार से बेदखल होने की छटपटाहट और आर्थिक तंगी का रोना है, जिसे इंसानियत का मुखौटा पहनकर पेश कर रहे हैं। उस पुराने बॉलीवुड के दौर में मानवीय मूल्यों और शादियों के बहाने फिल्मों में जो सबकॉन्शियस पाकिस्तान प्रेम परोसा जाता था, जहां अक्सर भारतीय संस्कृति का पालन करने वालों को रूढ़िवादी, पंडितों को ढोंगी और सिखों को एक मजाक के पात्रों में दिखाया जाता था, जबकि सीमा पार के किरदारों को बेहद सूफी और संवेदनशील बनाया जाता था। भारतीय दर्शकों ने दशकों तक ऐसे ही एजेंडे को झेला है, लेकिन अब भारत का आम नागरिक जाग चुका है और उसके उस पुराने घिसे पुटे ढर्रे को पूरी तरह खारिज कर दिया। अब एक नया कॉन्फिडेंट और डीकॉलोनाइज्ड भारतीय सिनेमा उभरा है जो अपनी जड़ों और अपने गौरवशाली इतिहास और अपनी पहचान पर गर्व करता है। यही कारण है कि जब कांतारा जैसी फिल्म कर्नाटक की स्थानीय लोक संस्कृति और देवीय परंपराओं को बड़े पर्दे पर जीवंत करती है, या जब बाहुबली और RRR जैसी फिल्में हमारे प्राचीन मूल्यों, पराक्रम और राष्ट्रीय चेतना को वैश्विक मंच पर ले जाकर डंका बजाती है, तो इन पाकिस्तानियों के पेट में दर्द होने लगता है। अब जरा सोचिए कि इन्होंने RRR को कभी अपना शेयर्ड हेरिटेज क्यों नहीं बताया, क्योंकि इस फिल्म में रामचरण का किरदार साक्षात भगवान श्री राम के स्वरूप में आकर अत्याचारियों के खिलाफ युद्ध करता है। इन्होंने आतंकवाद के खिलाफ बनी फिल्म धुरंधर को कभी अपना शेयर्ड हेरिटेज क्यों नहीं माना। अगर उस फिल्म में एक सेक्युलर ताना बाना है और वह आतंक के खिलाफ खड़ी है तो उसे अपना क्यों नहीं कहते। असल बात यह है कि भारतीय सिनेमा के सांस्कृतिक पुनरुत्थान ने पूरी तरह से अनकंफर्टेबल कर दिया है। इन लोगों का पूरा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ भाषा की आड़ में अपनी मजहबी राजनीति को चमकाना है। जब ये खुद रचनात्मक रूप से पूरी तरह दिवालिया हो चुके हैं और कुछ नया या प्रभावशाली नहीं बना पा रहे, तो भारत की प्राचीन विरासत पर डाका डालना और बॉलीवुड के खंडों पर सवार होना ही इनका आखिरी रास्ता बचा है। जियोपॉलिटिक्स और घरेलू मोर्चे से देखिए तो इसे डॉग विसल के बहुत गहरे मायने हैं। कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में बैठे पाकिस्तानी और भारत विरोधी तत्व इस तरह के नैरेटिव को इसीलिए हवा देते हैं ताकि उनका डायस्पोरा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खुद को भारत के समकक्ष खड़ा कर सके और अपने राजनीतिक हितों को साध सके। सीधा, साफ और कड़वा सच तो यह है कि अगर इन्हें वाकई शेयर्ड हेरिटेज की इतनी फिक्र है तो वे अपनी विरासत उन मुल्कों के साथ तलाशे जिनके साथ उनका मिजाज, उनकी कल्चर, उनका इतिहास और उनकी विचारधारा मेल खाती है। भारत के सिनेमा और हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यतागत जड़ों की बैसाखी थामकर दुनिया से सहानुभूति और वैलिडेशन पाने का ये सस्ता पैंतरा बेअसर हो चुका है। ये नया भारत है
जो न तो अपनी पहचान को छुपाता है और न ही किसी बाहरी ताकत को अपने इतिहास और सिनेमा को डिस्टोर्ट करने की इजाजत देता है। अगर शेयर्ड हेरिटेज को वाकई समझना है तो भारत के पूर्वी और उत्तरी पड़ोसियों को देखिए। नेपाल और भूटान जैसे देशों के साथ हमारी सदियों पुरानी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक सांझ है, जिसे दोनों पक्ष आज भी पूरे सम्मान और गर्व के साथ खुले दिल से सेलिब्रेट करते हैं। आज ग्लोबल मंच पर भारत की साख का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों को देखिए। यूएई के अबू धाबी में भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार होता है। बहरीन में प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार होता है और जब भारत के प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो उन इस्लामिक देशों की धरती पर जय श्री राम के नारे गूंजते हैं। यहाँ तक कि अफगानिस्तान में भी भारत ने ऐतिहासिक धरोहरों और सलमा डैम जैसी संरचनाओं को संवारा है। वहाँ एक वास्तविक सभ्यतागत सम्मान दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। इन्होंने अपने यहाँ मौजूद अल्पसंख्यकों के अधिकार को तो कुचला ही, साथ ही हजारों साल पुराने ऐतिहासिक हिंदू और सिख मंदिरों को तोड़कर मलबे में तब्दील कर दिया। जिस मुल्क ने अपनी ही जमीन पर मौजूद असली प्राचीन विरासत को नफरत की आग में झोंक दिया, जिसके पास इतिहास के नाम पर सिर्फ विध्वंस का रिकॉर्ड है, वह आज किस मुंह से भारत के साथ साझा विरासत का दावा करता है? पाकिस्तान के साथ भारत की कोई साझा विरासत नहीं है, क्योंकि जो विरासत को सहेजना ही नहीं जानता उसका किसी सभ्यता पर कोई हक नहीं है। तो आखिर में हम कहां पहुंचते हैं? आधुनिक राष्ट्र राज्य की पहचान के स्तर पर पाकिस्तान का पूरा नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट ही भारत से सांस्कृतिक दूरी बनाने पर टिका रहा। चाहे वो जबरन किया गया अरबीकरण हो या सिंधु घाटी सभ्यता को गैर हिंदू साबित करने की बेतुकी कोशिश। और जब भी यह पूर्व इस्लामिक विरासत राजनीतिक या कूटनीतिक तौर पर फायदेमंद लगी है, जैसे सिंधु जल संधि के मौजूदा विवाद में, उसे बड़ी सफाई से अपनाया भी गया है। आखिर पाकिस्तान के लिबरल और पॉडकास्टर अचानक इतने एक्टिव क्यों हो गए हैं? इसके पीछे बहुत सोची समझी आर्थिक और रणनीतिक चाल है। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की छवि एक एक्सट्रीमिस्ट और फेल्ड स्टेट की बन चुकी है। कोई भी गंभीर ग्लोबल स्टेज और बड़ा निवेशक उनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। ऐसे में वहां का पढ़ा लिखा और लिबरल तबका अब एक नया पैंतरा खेल रहा है। उनका असली निशाना है विदेशों में रहने वाले अमीर और प्रभावशाली एनआरआई और पश्चिमी देश। वे दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए, हम भी आपकी तरह ही सेक्युलर, मॉडर्न और कला प्रेमी हैं। वे बॉलीवुड, संगीत और साउथ एशियन शेयर्ड हेरिटेज का सहारा लेकर इन एनआरआई को आकर्षित करना चाहते हैं, ताकि उनकी सहानुभूति बटोरी जा सके, उनके साथ मिलकर बिजनेस और फंडिंग के रास्ते खोले जा सके, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर लगे कट्टरपंथ के दाग को धोया जा सके। ये एक तरह का इमेज लॉन्ड्रिंग स्कैम है, जहां बॉलीवुड की साख को एक साबुन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान की मैली हो चुकी वैश्विक छवि को चमकाया जा सके। सबसे हंसने वाली बात यह है कि साझा विरासत, बसंत और बॉलीवुड प्रेम का ये सारा ड्रामा विदेशों में बैठे पाकिस्तानियों द्वारा नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तान के भीतर रह रहे लोगों द्वारा रचा जा रहा है। जो पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर भुखमरी, कंगाली और कट्टरपंथ के बीच जी रहे हैं, वे जानबूझकर ये कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। असलियत तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर बसंत मनाने पर मौलवी फतवे जारी करते हैं, वहां की सड़कों पर कला और आजादी का गला घोटा जाता है और फिल्मों पर सेंसरशिप लगा दी जाती है। लेकिन जब यही लोग कैमरे के सामने पॉडकास्ट पर बैठते हैं तो अचानक बेहद मॉडर्न और प्रगतिशील बन जाते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर बैठे बुद्धिजीवियों का एक बड़ा कंफ्यूजन ड्रामा है। वे अपने मुल्क की कड़वी हकीकत, जहां रोजाना ह्यूमन राइट्स का हनन होता है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इंटरनेट पर ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि हम और भारत एक ही हैं, बस सरकारें अलग अलग हैं। ये कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए फैलाया जा रहा है ताकि दुनिया का ध्यान उनके अंदरूनी संकट और चरमपंथ से हटकर इस फर्जी सांस्कृतिक प्रेम पर अटके। तो लब्बो-लुआब ये है कि साझा विरासत का ये पूरा राग सिर्फ एक सोची समझी जियोपॉलिटिकल चाल है। भारतीय इतिहास और बॉलीवुड के ऊपर चढ़कर इनको ग्लोबल मैप पर अपनी जगह चाहिए, क्योंकि खुद तो ये कुछ खड़ा नहीं कर पाए। विदेशी पॉडकास्ट पर बैठकर बॉलीवुड की दुहाई देने वाले इन लोगों को भी ये साफ साफ समझ लेना चाहिए कि भारत का सिनेमा अब किसी एजेंडे की बैसाखी नहीं बनेगा। जो देश अपने ही घर में मौजूद इतिहास को मलबे में तब्दील कर चुका हो, उसे भारत की महान संस्कृति पर दावा ठोकने का कोई हक नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई साझा विरासत के नाम पर ये एक नई तरह की डॉग विसल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।